Students, in previous lecture we had studied source of finance. बिजनेस करने के लिए पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे, दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस. भाई बिजनेस करना है तो पैसे तो चाहिए, तो पैसे कहाँ से आएंगे यही एक इंपॉर्टेंट बात सीखने की है. तो यहाँ पैसे सीखने के लिए दो प्रकार के सोर्सेज की बात हम कर रहे थे. एक था ओनर्स फंड यानी बिजनेस के मालिक लोगों का पैसा, और एक था इसके अंदर में दैट था बोरोड फंड यानी कि बिजनेस में लोन लिया हुआ पैसा, जो लोन के थ्रू हम पैसा मार्केट से अरेंज कर रहे हैं. तो हमने लास्ट क्लास में ओनर्स फंड की बात कर ली थी, और ओनर्स फंड में हमने 6 नाम डिटेल किए थे, जिसमें से नंबर 1 था हमारे पास में दैट वाज इक्विटी शेयर्स, यानी बिजनेस में हमने इक्विटी शेयर इशू करे और लोगों को हमने शेयर दे करके पैसा अरेंज कर लिया. दूसरा था हमारे पास में प्रीफरेंस शेयर्स, और प्रीफरेंस शेयर इशू करके शेयर इशू करे, और उसके बाद था थर्ड नंबर पर रिटेन्ड अर्निंग, यानी पुराने ईयर्स में रोक करके रखा गया पैसा और उस इकट्ठे हुए पैसे को करेंट ईयर में यूज कर लेना. और नेक्स्ट नंबर पे था हमारे पास में जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स. नेक्स्ट नंबर था एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, और लास्ट नंबर पर हमारे पास था आईडीआर यानी कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स. तो अल्टीमेटली इन सारे के सारे सोर्सेज से पैसे भारत के कंपनी के अंदर आ रहे थे, और वो पैसा जो भी पर्सन पैसा इन्वेस्ट कर रहा था वो अल्टीमेटली ओनरशिप इसकी गेन कर पा रहा था. इस जीडीआर, एडीआर, आईडीआर में कुछ एक पॉइंट्स और भी हैं जिसमें ओनरशिप में थोड़ा सा फर्क उसमें आ सकता है, वो हम और आगे डिटेल कर लेंगे. कुल मिला के ये ओनर्स फंड थे, इसको हमने पढ़ के रखा था. तो इस समय हमें पढ़ना है बोरोड फंड. बोरोड फंड का मतलब यह है कि सामने वाले पर्सन ने अपने पैसे हमारे बिजनेस में लगाए हैं, और वो पर्सन को हमारे बिजनेस की एक्टिविटी से कोई देना लेना नहीं है, वो केवल और केवल हमारे बिजनेस में मनी को उधार हमें दे रहा है. वो पर्सन हमारे बिजनेस में इन्वेस्टर है, उसके द्वारा लगाए जाने वाले पैसे हमारे बिजनेस में आ जाएंगे, और उस पैसे के आ जाने के बाद हम उसको केवल और केवल ब्याज देंगे. उसको बिजनेस की अदर कोई एक्टिविटी से कोई देना लेना नहीं है. 1 मिनट के लिए मैं अपनी बात और समझाना चाहता हूं. एक किसी पर्सन का एक बिजनेस चला, इसका अभी डायरेक्टली बोरोड फंड से मतलब नहीं है, बात समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं. मान लीजिए कि एक कोई पर्सन का बिजनेस था, और उस बिजनेस के अंदर में बिजनेस के पास में उस बिजनेस की कैपिटल लगी हुई थी इतने बड़े साइज की. कैपिटल मतलब एक पर्सन के द्वारा लगाया गया पैसा, सोल प्रोप्राइटरी की ओर से बिजनेस में लगाया गया पैसा. तो इस पर्सन की कैपिटल थी 5 लाख रुपए, और इस 5 लाख रुपए के प्रॉफिट को बिजनेस को लगाने के बाद से ये पर्सन इस बिजनेस से प्रॉफिट स्कोर कर पा रहा था 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज. एक पर्सन ने बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए की कैपिटल लगा के बैठने के बाद से इनके बिजनेस को प्रॉफिट स्कोर हो पा रहा था 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए. एक दिन इस पर्सन को रात में सोने के समय सपना आया, और इनके भगवान जी, इनके कोई इष्ट मित्र या इनके कोई जो भी रिलेटिव, इनके पूर्वज, इनके माता पिता सपने में आके गए खुश रहो बच्चा, और फिर बोले कि बेटा ऐसा है कि आज तुम जो कारोबार कर रहे हो 5 लाख रुपए से कर रहे हो, और आज तुम बेच रहे हो सीमेंट, और सीमेंट बेचने से तुम्हारा मुनाफा हो रहा है 30,000. तो ऐसा करो बेटा कि ये दुकान तो करो बंद, ये तो हो गई फैशन आउट. तो अब तुम क्या करो कि नया कारोबार करो, और नया कारोबार क्या करोगे वो भी हम तुम्हें बताएंगे. तो ऐसा करो तुम प्लास्टिक की बोतलें बेचो बना बना करके. तो हमने कहा था अच्छी बात है पिताजी, अब क्या करें. तो साहब ऐसा है कि इस कारोबार को करने के लिए तुमको टोटल पैसे चाहिए होंगे 10 लाख रुपए. तो तुम बिजनेस में 5 लाख रुपए तो तुम पे हैं, ये वाले जो तुम बिजनेस कर रहे थे, इसको बंद कर दोगे तो 5 लाख निकल आएंगे. अब अगर तुम 10 लाख रुपए की कैपिटल लगा करके नए तरीके का कारोबार करते हो, तो संभावना यह है कि तुम्हारा मुनाफा पहुंच जाएगा 80,000 रुपए. बिजनेस करने का एक फंडामेंटल रूल कहता है कि छोटी कैपिटल से किए जाने वाले बिजनेस से होने वाला मुनाफा छोटा होता है, लेकिन बड़ी कैपिटल से करने वाले बिजनेस से होने वाला मुनाफा बहुत बड़ा होता है. बड़ा नहीं, बहुत बड़ा. तो आप देख रहे हैं 5 लाख की कैपिटल से बिजनेस किया था, तो 30,000 का प्रोजेक्ट है प्रॉफिट स्कोर करने का, और जब 5 इसमें और प्लस हो जाएंगे तो प्रॉफिट स्कोरिंग कहां पहुंच जाने की संभावना है 80,000 रुपए की. हमने कहा पिताजी कल से यही काम होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आते रहा करो सपने में. तो कुल मिलाकर 5 लाख तो पहले लगे थे, अब 5 लाख रुपए का नया आइडिया एक पिताजी जोड़ गए दिमाग में, अब 5 लाख रुपए और लगाने हैं. तो समझने की बात यह कि अगर ये दुकान कल बंद कर दी जाए तो इसमें से 5 लाख निकल आएंगे कि नहीं आ जाएंगे. तो हम पे तो थे ही 5 लाख रुपए, और वो 5 लाख रुपए हम पे आ गए. तो अब आपको बताना है अगर इस बिजनेस में ये अलग से नए वाले 5 लाख रुपए और चाहिए, एंड दिस इज सोल प्रोप्राइटरी. ये बिजनेस कैसा बिजनेस है? सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस है, 1% बिजनेस है. तो
इस केस में सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस के पास क्या जुगाड़ है जिससे कि वो नए वाले 5 लाख रुपए अरेंज कर लेगा। एक तरीके से समझा रहा है तो सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया कि नहीं हो गया, उसके बिजनेस में 5 लाख रुपए उसे नए चाहिए, तो नए वाले 5 लाख रुपए कहां से आएंगे, इसकी क्या क्या व्यवस्था हो सकती है, क्या क्या पैटर्न हो सकता है। क्या आप में से किसी को ये बात समझ में आती है कि इस बिजनेस को करने के लिए नए 5 लाख रुपए कहां से आएंगे? बोलिए, बोलो। और क्या हो सकता है? इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं। नंबर 1 ऑप्शन हो सकता है कि हम हमारे जैसा एक पर्सन बिजनेस में कहीं से ला करके पार्टनर बना लें और उसको बोलें कि भैया ऐसा कर कि तू हमारे साथ पार्टनर बन जा, तो तेरे 5 लाख रुपए हमारे और 5 लाख रुपए तेरे, तो दोनों के मिला के 10 लाख रुपए बिजनेस में हो जाएंगे। फिर जो मुनाफा होगा 80,000 रुपए उसको भी आपस में हम लोग बांट लेंगे। तो ये तो बन गया एक ऑप्शन कि पार्टनर बना लिए जाए और पार्टनर से 5 लाख और मंगा लिए जाए। और तरीका नंबर 2 बनता है कि हम नए वाले को पार्टनर ना बनाएं और बल्कि नए वाले से हम लोन ले लें, हम किसी बाहर के पर्सन से लोन ले लें। तो मान लो कि आपने बिजनेस में किसी पर्सन को पार्टनर बनाया एक बार, और दूसरी बात आपने किसी पर्सन से लोन ले लिया, तो दोनों कंडीशनों में 5 लाख और 5 लाख अंदर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति पार्टनर बनेगा वो कहेगा प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, लाभांश। क्या मांगेगा? लाभ का अंश, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड लूंगा और दुकान पे मालिक बन के बैठूंगा भी। और अगर बिजनेस में कोई एक्टिविटी होगी तो मेरी सलाह और मेरी बात भी सुनी जाएगी और मानी जाएगी, अकेले तुम्हारी नहीं चलेगी, सारी बातें माननी पड़ेगी। पार्टनर है कि नहीं है, तो बराबर के अधिकार होंगे। इसका नाम हो गया शेयर होल्डर। कंपनी में इसका नाम क्या बन जाएगा? शेयर होल्डर। और ऑर्डिनरी सोल प्रोप्राइटरी नाम क्या है? पार्टनरशिप। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लोन देता है तो वो कहता है तुम जाओ बाढ़ में, मुझे कोई देना लेना नहीं है, तुम तो मुझे मेरे पैसे पे इंटरेस्ट दे देना, और इंटरेस्ट का एग्रीमेंट कर लेंगे 7%, 8%, 9%। वो कह रहा है तुम्हारे बिजनेस में प्रॉफिट हो तो और लॉस हो तो मुझे कोई देना लेना नहीं है, मेरे को मेरे हिस्से की इंटरेस्ट आप टाइम से देना। दोनों बातों में फर्क तो है। क्या ये पर्सन बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा? नहीं होगा। एक दिन हमने 5 लाख रुपए अरेंज कर लिए, मान लो पार्टनरशिप से, या फिर मान लो 5 लाख अरेंज कर लिए लोन से। अब एक दिन हमें वो पार्टनर नजर आया, हमने कहा भाई ऐसा है कि वैसे तो दुकान पे बैठने की जिम्मेदारी दोनों की है, और सुबह के टाइम दुकान पे तुम बैठते हो, शाम के टाइम दुकान पर हम बैठते हैं, लेकिन भाई आज हमारे एक बहुत ही प्रिय मित्र की शादी है और उसमें हमें जाना कंपलसरी है, तो आज तुम दुकान पर बैठोगे, सुबह की ड्यूटी तो करोगे ही करोगे, थोड़ा सा जल्दी हम आ जाएंगे, लेकिन शाम के टाइम पर दुकान पे हमें जाना पड़ेगा शादी में, तो तुम दुकान पे आके बैठना। तो हमारा पार्टनर है, तो अगर हमें कहीं जरूरी काम है तो हमारी एब्सेंस में पार्टनर दुकान पे बैठेगा कि नहीं बैठेगा? उसकी जिम्मेदारी है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैठना पड़ेगा। 5 लाख लगाए थे, प्रॉफिट में हिस्सा पा रहा है, तो दुकान से संबंधित जिम्मेदारी भी उसकी है। लेकिन दूसरा पर्सन लोन वाला है, हमने कहा भाई मिस्टर ऐसा है कि तुमको टाइम से हम इंटरेस्ट देते हैं और तुम्हारा पैसा लगा रखा है हमने दुकान के अंदर, हमें शाम को शादी में जाना है, दुकान बंद करनी पड़ेगी, तो भाई 2 घंटे दुकान पे आकर तुम बैठ जाना। लोन वाला करे ओ मैं कहां फ्री हूं, मुझे तो शाम को पिक्चर देखने जाना है, मैं फ्री नहीं हूं, तो तुम्हारी दुकान बंद रहे और खुली रहे वो तुम्हारा सिर दर्द है, मुझे कोई देना नहीं। और 5 तारीख पास आ रही है, क्या मतलब 5 तारीख पास आ रही है? यानी कि जो इंटरेस्ट देने का डेट है ना वो 5 तारीख की मान लो है, तो वो इशारा क्या मार गया कि मेरी इंटरेस्ट के पैसे तैयार रखना और तुम्हारी दुकान खुली रहे तो और बंद रहे तो मुझे कोई देना लेना नहीं है, मुझे मेरे पैसे पर इंटरेस्ट चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? लोन। तो कुल मिलाकर 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप पार्टनर बना रहे हो तो ये ओनर फंड हो गया, और अगर आप लोन बना रहे हो तो उसका नाम क्या हो गया? बोरोड फंड। मैंने एक सिंपल से एग्जांपल से अपनी बात को एक्सप्लेन किया कि आखिर इन दोनों फंडिंग का मतलब क्या क्या है। अब बात आती है कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करने के लिए बोरोड फंडिंग की आपको जरूरत पड़ती है, तो कौन से ऑप्शंस होंगे जहां से बोरोड पे पैसा आपको मिलेगा? तो बोरोड फंड में एक ऑप्शन बनता है इसके अंदर डिबेंचर्स, डिबेंचर, और इसका एक और नाम है बॉन्ड। हमारे भारत देश में जो नॉर्मल प्रैक्टिस में टर्म साधारण बोलचाल की भाषा में है, यह है डिबेंचर। हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र,
यानी जहां से बिजनेस ने लोन उठाया है, ऋण लिया है, लोन उठाया है, जिस जिस पर्सन से उठाया है लोन, उस पर्सन को एक एक सर्टिफिकेट दे दिया। तूने 500 का लोन दिया, जे पकड़ 500 का सर्टिफिकेट। तूने 25,000 का लोन दिया, जे पकड़ सर्टिफिकेट 25,000 का, ताकि हमें खुद को होश रहे लौटाने किसको कितनी है, कल को तो हम खुद ही भूल जाएंगे किसको कितने दिए थे। तो हैंड टू हैंड एक एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। जो चीज हमारे हिंदुस्तान में डिबेंचर कही जाती है, वही चीज वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, इंडिया को छोड़ करके बाकी सारी जगहों पे बॉन्ड कही जाती है। तो डिबेंचर और बॉन्ड में फर्क नहीं है, एक ही चीज है, लेकिन भारत की एक कॉमन प्रैक्टिस, हर जगह निराली बात है भारत की। तो यहां पे डिबेंचर तो कहते हैं कंपनियों के द्वारा इशू किए गए लोन सर्टिफिकेट्स को, और बॉन्ड कह देते हैं सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए गए सर्टिफिकेट्स को। कुल मिला के नाम कुछ भी कह लो, है तो वो बोरोड, बिजनेस ने उठाया है पैसा। तो अगर वो सर्टिफिकेट कंपनी ने इशू किया है तो उसका नाम डिबेंचर, और अगर वो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने इशू कर दिया तो बॉन्ड। लेकिन ये परिभाषा लोकल भारत लोगों के अंदर में ही है। दुनिया के दूसरे देशों में वहां पर डिबेंचर टर्म तो बहुत ही कम यूज होता है, वहां पर यूज होता है बॉन्ड, चाहे वो कंपनी गवर्नमेंट इशू करे या कंपनी इशू करे, बिजनेस इशू करे। तो अल्टीमेटली कंपनी ने पैसा उठाया, बिजनेस ने पैसा लोन उठाया, और जहां जहां से पैसा लोन उठाया उस पर्सन को एक एक सर्टिफिकेट हैंड टू हैंड पकड़ा दिया। दैट इज कॉल्ड डिबेंचर और बॉन्ड, बोरोड का फंडिंग। दूसरे नंबर पर पैसा हमारे पास कहां से और आ सकता है, एक तो हो गया डिबेंचर बॉन्ड, ये लोन उठाया जहां से। इस वाले पैसे में और इस वाले पैसे में फर्क है कि नहीं है। अगर हमने किसी को शेयर सर्टिफिकेट दिया है तो एक तरीके से कौन सा एग्रीमेंट किया है हमने उससे, पार्टनर वाला एग्रीमेंट। और अगर हमने डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया, इसका मतलब क्या है, लोन सर्टिफिकेट। यहां पर वो किस चीज के पाने का हकदार होगा, इंटरेस्ट का। यहां पर क्या चीज पाने का हकदार होगा, डिविडेंड का। यहां हम उससे कहेंगे प्रॉफिट हुआ तो, प्रॉफिट हुआ तो हम तुमको तुम्हारा हिस्सा देंगे। और यहां पे तो तलवार लटकी है गर्दन पर, प्रॉफिट हो और प्रॉफिट ना हो, आपको इसको इसके एग्रीमेंट के मुताबिक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड डिबेंचर। हम इस पर और डिटेल अभी आगे और करेंगे। डिबेंचर और बॉन्ड दोनों बातों का मीनिंग क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन और भी है, और इसका नाम है कॉमर्शियल बैंक। तो बिजनेस करने के लिए पैसा कहां कहां से आ सकता है, तो इसका एक ऑप्शन हम पर और हो गया, और उस नए वाले ऑप्शन का नाम क्या हो गया, कॉमर्शियल बैंक। अब बात आती है कि कॉमर्शियल बैंक क्या होता है। आपने सुना होगा पंजाब बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये नाम सुनिए ना, ये सब की सब बैंक हैं, ये रुपए पैसे में डील करते हैं। तो आखिरकार इन बैंकों की दुकान कैसे चलती है, और इनकी दुकान पे प्रॉफिट कैसे होता है, और इनके यहां पे प्रॉफिट स्कोरिंग की क्या जुगाड़ है। अगर हम एक सिंपल सी बात करें तो मान लो ये वाला एक कोई बैंक है, सपोज इसकी दुकान के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है पंजाब नेशनल बैंक। तो अगर ये एक बैंक है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये सपोज एक बर्तन बेचने की दुकान है, सपोज एक मिनट के लिए बर्तन बेचने की दुकान, तो इस दुकान पे प्रॉफिट कैसे हो रहा है, ये अपनी दुकान पर बेचने के लिए यूटेंसिल्स बर्तन ले आए, कोई एक सामान लाए 100 रुपए का, और कस्टमर के आने पर बेच दिया 120 रुपए का, तो 20 रुपए प्लस में क्रॉस प्रॉफिट अर्न हो गया कि नहीं हो गया। तो इस दुकान पे प्रॉफिट कमाने का तरीका है बर्तन बेच के मुनाफा। मान लो कि ये दुकान फर्नीचर बेचने की है, तो इनकी दुकान पे प्रॉफिट कैसे हो रहा है, ये कोई चेयर या टेबल या सोफा सेट बना लिए हैं या फिर खरीद करके ले आए हैं, और खरीद करके लाए हैं 5,000 रुपए का, और कस्टमर को बेच दिया 7,000 रुपीज का, तो कुल मिलाकर 2,000 रुपए का मुनाफा हो गया, वो इनकी दुकान पे हो गया। तो जिस किसी भी दुकानदार के यहाँ पे जो गुड्स होता है उसको बेचने से दुकान को प्रॉफिट होता है, नॉर्मल सी बात। लेकिन बात यह है कि कॉमर्शियल बैंक, मैंने लिखा पंजाब बैंक, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई सा भी, तो इनकी दुकान पे प्रॉफिट कहां से होता है, कैसे होता है। तो इनके यहां प्रॉफिट कैसे होता है, ये लोगों को इनवाइट करते हैं, तुम्हारे घर पे चोर आ जाएंगे, अपने पैसे हमारे यहां डिपॉजिट कर दो। नहीं समझ में आई, ये लोगों को क्या बता रहे हैं, तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास सुरक्षित नहीं है, तो तुम अपने पैसों का क्या करो, तुम अपने पैसे हमारे यहां रख दो। उससे क्या होगा, उससे होगा तुम्हारे पैसे सुरक्षित बने रहेंगे। पर्सन की समझ आई बात तो सही कह रहा है। दूसरी बात कि मान लो, ये बता रहे हैं दूसरे लोगों को कि मान लो तुमने कमाए 5,000, तो चलो ठीक है 5,000 कमा ली, सेविंग हो गई।
अब तुम्हारे घर के दरवाजे से आगे से निकला एक भल्ले टिकिया की ठेल लेके एक पर्सन, और उसने जोरदारी से आवाज लगाई और तुम्हारा मन पिघल गया, तो तुम अपने 5,000 में से कुछ पैसे लेकर के भल्ले टिकिया खाने चल दिए, तो मालूम पड़ी 500 तो उसमें से कम हो गई। फिर थोड़े दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आइसक्रीम वाला आ गया, फलूदा आइसक्रीम, तो आपके 200 रुपए उसमें से और निकल गए। अब एक और आया अलीगढ़ के बरूले, तो कुल मिलाकर के आपके पैसे वो मोमोज और बरूले के नाम पे वो 5,000 रुपए 5 दिन बाद, 10 दिन बाद बिल्कुल खाली हो जाएंगे। तो बैंक कह रहा है बिल्कुल मत घबराओ, अपने पैसे हमें दे जाओ। फिर गली में से कोई निकले, जब तुम पे पैसे होंगे ही नहीं तो खर्च भी नहीं होंगे। तो हमने कहा बात तो ठीक कह रहा है भाई। और दूसरी बात कि तुम अगर अपने पैसे हमारी बैंक में, हमारी दुकान पे लाके रख दोगे तो एक तो पैसे की सुरक्षा रहेगी, जब तुम पैसे वापस मांगोगे तो हम तुम्हें पैसे भी दे देंगे ईमानदारी से। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर तुम इन पैसों को हमारे यहां रखते हो तो हम तुमको इस डिपॉजिट पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी देंगे, ब्याज भी देंगे। तो हमने कहा तो फायदा ही फायदा है, हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं है। तो हमने अपने पैसे सुरक्षा के लिए इनकी बैंक में रखवा दिए, एक बेनिफिट। दूसरा, एक और समस्या थी, हमने अपने घर में 5,000 रुपए बचाए, सेविंग करी। हमने देखा महीने का एंड हो गया, मालूम ही नहीं चल रही 5,000 कहां चले गए, पूरे के पूरे पैसे खर्च हो गए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमने 5,000 रुपए यहां पे रखवा दिए। अब हमने अपने घर में लगे हुए डिश एंटीना वाले को 300 रुपए का पेमेंट किया। हमने कहा पकड़ पेटीएम 300 रुपए। तो हमारे पास एक फ्री का अकाउंटेंट मिल गया हमें। हमने डिपॉजिट किए 5,000 रुपए, कौन से पर्सन को कितना कितना पेमेंट किया है वो बैंक में अपने आप एंट्री आती जाएगी। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे तो हमारे पास पैसों का हिसाब किताब हो जाएगा कि पैसे खो गए कि कहां गए। और अगर पैसे का पेमेंट नहीं हुआ तो बैंक वाला ब्याज दे देगा। तो बैंक में पैसे रखना फायदे का टॉपिक है, नुकसान का टॉपिक है? फायदे का टॉपिक है। तो ये तो हुआ बैंक में पैसे आने का माध्यम। लेकिन अगर लोगों को पैसे बैंक ले लेगा तो इस पैसों पर इंटरेस्ट भी तो देनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट देने के लिए पैसे कहां से आएंगे? तो अब बैंक दूसरे लोगों से क्या कह रहा है कि ऐसा करो, इंडिया में तो बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, तुम चले जाओ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड घूमने जाओ, वर्ल्ड टूर लोन। और लोन कौन देगा? हम देंगे। नहीं समझ भाई बात? ये जो पैसे डिपॉजिट होंगे इस पर बैंक इंटरेस्ट देगा 3%, 4%, 5%, मैक्सिमम 7% इंटरेस्ट। अब तुम लोन मांगने गए तो बैंक कह रहा है लोन हम तुम्हें दे देंगे और लोन तुम हमसे ले लो। फॉरेन एजुकेशन ले लो, टूर लोन ले लो, बिजनेस लोन ले लो, बिल्डिंग लोन ले लो, होम लोन ले लो, कार लोन ले लो, जैसा चाहो वैसा लोन ले लो, बस तुम ब्याज दे जाओ हमें। तो ब्याज की आमदनी बैंक मांग रहा है 15% से लेकर के 40% तक। तो बैंक की कमाई समझ में आ रही है? बैंक में जो लोग पैसा जमा करने आ रहे हैं उनको ब्याज मिल रही है 3%, 4%, 5%, मैक्सिमम लास्ट 7%। लेकिन जब बैंक दूसरे लोगों को लोन बांट रहा है तो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15, और मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 40%। ये बैंक टू बैंक और कंडीशन टू कंडीशन थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल सकता है, तो ये तो डिपेंड करता है। तो एक रफ प्लॉटिंग ये आती है। तो इस इंटरेस्ट की जो बीच की कमाई है, ये कमाई बैंक की दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी? और बैंक को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? बैंक ने आपसे पैसा लिया और दूसरे लोगों को वही वाला पैसा बांट दिया, तो डिफरेंस का जो प्रॉफिट हो गया वो बैंक की कमाई। अब मेन चीज ये है कि अगर आपको आपका बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए। तो पैसे चाहिए होने के लिए आप पहुंच गए बैंक के पास और बैंक से बोला कि भाई तुम हमें लोन दे दो। तो बैंक वाला लोन देने के लिए तैयार होगा या नहीं होगा? हो जाएगा, और बदले से आपको ब्याज मांगेगा। तो ये जो पैसे आप कॉमर्शियल बैंक से ले जाओगे तो ये आपके लिए बोरोड फंड, उधार लिया हुआ पैसा है कि नहीं है? और इस पैसे से सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिजनेस करने के लिए फाइनेंस अरेंज होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। इसका मतलब हुआ डिबेंचर एक तरीका हुआ बोरोड की लिस्ट में, और तरीका नंबर 2 कॉमर्शियल बैंक। गॉट इट? अब तरीका नंबर 3 एक और भी है, इसका नाम है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। अब बात आती है कि ये इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस क्या होता है। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस का मतलब होता है कि भारत सरकार ने कई सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, अलग अलग ऑफिस बनाए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं, जो अलग अलग पर्पस का लोन देते हैं। इनकी इंटरेस्ट रेट बहुत कम है,
इनकी लोन देने की टर्म्स एंड कंडीशंस इजी हैं, इनके अलग अलग पर्पसेस हैं। तो आपको जो आपके पेरेंट्स ने क्लास 11 12 में पढ़ने के लिए बिठाया है, वो ये जानकारी करने के लिए बिठाया है कॉमर्स करने के साथ साथ कि कल को आप कारोबार करोगे तो पैसा बिजनेस के लिए कहां कहां से मिल जाएगा। अगर आप ये पैसा कॉमर्शियल बैंक से उठाते हो तो थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट मांग करके दम निकाल देगा। थोड़े समय के लिए पैसा देगा, थोड़ा सा पैसा देगा और इंटरेस्ट की रेट बहुत हैवी चार्ज करेगा। तो ये हो सकता है तुम्हारे बिजनेस के लिए फेवरेबल ना भी हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के फाइनेंस के हिसाब से ठीक है। कई सारे लोग लॉन्ग टर्म का फाइनेंस भी अरेंज कर लेते हैं अगर उनके बिजनेस की सूटेबिलिटी बनती है तो। लेकिन किसी पर्सन को भारी भरकम लोन चाहिए तो फिर वो पैसा कहां से लाएगा? तो इसके लिए अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशंस भारत सरकार ने बनाए हैं। जैसे एक इंस्टीट्यूशन है SDBI, SIDBI, SIDBI, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एस एक मिनट के लिए बंद कर दो तो ये IDBI बचा, मतलब क्या हो गया? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये हो गया IDBI, मतलब हो गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और ये स्टेट लेवल पे बनाए गए हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसेस हैं, ये भारत सरकार ने एक इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस प्रोवाइड कराया। अगर किसी पर्सन को इंडस्ट्री, कारोबार, बिजनेस करना है और कोई इंडस्ट्री खोलनी है तो ये केवल और केवल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए लोन देंगे। और ये लोन देंगे भारी भरकम वैल्यू का। आपको लोन चाहिए 50 करोड़, आपको लोन चाहिए 200 करोड़, आपको लोन चाहिए 1000 करोड़, तो ये भारी भरकम लोन ये प्रोवाइड करेंगे। अभी तुम चले जाओ कमर्शियल बैंक के पास, पंजाब बैंक के पास, उससे बोलो कि भैया हमें जो है ना 100 करोड़ रुपए का लोन दे दो, तो कहेगा श्रीमान जी इतने पैसे तो हमारे पास भी ना, भाई दुकान बंद जाए तो लोन बांट देंगे। तो हाँ, तुम्हें 2 लाख का, 3 लाख का लोन चाहिए, 25 लाख का लोन चाहिए तो हम दे देंगे। तो कमर्शियल बैंक के लोन में और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के लोन में फर्क है कि नहीं है? क्या फर्क है? ये लोन देता है छोटी अमाउंट का, थोड़े समय के लिए और भारी इंटरेस्ट मांगता है। और ये क्या करते हैं इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस वाले? ये भारी भरकम अमाउंट देते हैं और लंबे समय का लोन देते हैं। और बाय दी चांस कभी किसी ईयर में कोरोना फैल गया तो आपकी इंटरेस्ट भी माफ कर देते हैं कि इस साल इंटरेस्ट मत देना। ये तो खोपड़ी पे चढ़ बैठेगा, मेरे पैसे कहाँ हैं? तो कमर्शियल बैंक से लोन लेने में और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस में लोन लेने में फर्क है कि नहीं है? तो यहां पर एक है SIDBI, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट का लोन देगा और किसी पर्पस का लोन नहीं देगा। इसी तरीके से इस लिस्ट में एक और आएगा ICICI। अब ये ICICI क्या करती है? ये यूं कहती है ICICI कि आपको लोन चाहिए, मतलब हमारी एक फैक्ट्री है, सपोज इंडिया में है, और हमारी फैक्ट्री इंडिया में जूते बनाती है। तो हमारी फैक्ट्री के पास जर्मनी से एक ऑर्डर आया। जर्मनी वाला कह रहा है कि साहब ऐसा करो कि हमारे लिए एक 10,000 पेयर ऑफ शू बना दो। तो हमने कहा बना देंगे, जूते बनाने की हमारी दुकान है, जूते बना देंगे। अब जर्मनी वाला कह रहा है ऐसा करना कि जूते बनाने में सोल, जो नीचे वाला लेयर है, वो तो आप अपनी पसंद का लगा देना, कलर ये वाला रहेगा, ये वाले एडहेसिव्स, ये वाले केमिकल्स लगाओगे और ये वाले नहीं लगाओगे। जूते बना करके तैयार होंगे, पैकिंग पैक करोगे तो 25 माइक्रोन्स की पॉलीथीन में, ट्रांसपेरेंट पॉलीपैक में पैक करोगे। इससे कम की पैक्रोन में, माइक्रोन में पैक नहीं करोगे। जूते बनाने में सारा मेटेरियल आप लगाओगे, लेकिन जूते का जो अपर होगा, तो जूता ऊपर से लगाया जाएगा, वो जो मटेरियल है उसके लिए अब हम पे ऑर्डर आया जर्मनी से, उसके लिए तुम स्कॉटलैंड से लेदर परचेस करोगे। और वो लेदर इतने ग्रेन्स का, इतने माइक्रोन का, इतने कलर का, ऐसा टेक्निकल इश्यूज में उसने वो लेदर समझा दिया। और तुम 10,000 पेयर ऑफ शू बना करके हमें दे दो, और जब तुम शू बेच दोगे तो हम तुम्हें जूते दे देंगे, पैसे जूते के दे देंगे। हमने कहा साहब डन, हम तुम्हारा ऑर्डर पक्का कर देंगे। सोल हम पर हैं, शू लेसेस हम पर हैं, पॉलिश हम पर है, एडेसिव हम पर है। लेकिन जो वो ऊपर वाला अपर है वो कहां से परचेस करना है? वो जो ऊपर वाला अपर है कहां से परचेस करना है? दूसरी कंट्री से, जहां से हमने एग्रीमेंट कंपनी ने बताया है। अब हम दूसरी कंट्री के पास पहुंचे, हमने कहा भाई हमारे पास में एक ऑर्डर आया जर्मनी से, तो वो ये कह रहे हैं कि स्कॉटलैंड का लेदर परचेस करो और वहां से परचेस करके तुम लेदर शू बनाओ। तो तुम ऐसा करो कि तुम हमें लेदर दे दो, हम जूते बनाएंगे, फिर जूते बना के पैसे आज 10 सामान बन जाएंगे जूते, तो जर्मनी वाले को बेच देंगे।
और जर्मनी वाले को बेच देने से पैसे हमारे पास आ जाएंगे, तो उन पैसों के आ जाने पर हम तुमको तुम्हारे पैसे दे देंगे। स्कॉटलैंड वाला कह रहा है कि भाई साहब पैसे दो, जूते ले लो, मतलब जूते का मटेरियल ले लो। तुमने जूते बनाए, फिर वो बिके कि नहीं बिके, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें नहीं मालूम। तुम हमारे पास दुकान पर ग्राहक आए हो, स्कॉटलैंड की दुकान पर आए हो, भारत से आए हो, तो आपको जो सामान चाहिए वो हम तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन तुम हमें पैसे दो, करेंसी पेमेंट करो और हम तुम्हें मटेरियल देंगे। हमने कहा पैसे आज तो है नहीं, पैसे कब आएंगे? जूते बन जाने के बाद और जूते डिलीवर हो जाने के बाद और वहां से पेमेंट आ जाने के बाद। जब वो पेमेंट आ जाएगा तो हम तुमको तुम्हारे पैसे दे देंगे। तो स्कॉटलैंड वाला कह रहा है गेट आउट। जूते बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अब नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि मटेरियल तो वहां से नहीं आया ना। तो अब तो हम बड़ी समस्या फंस गए। या तो हम स्कॉटलैंड का, जर्मनी वाले का ऑर्डर कैंसिल करें, स्कॉटलैंड वाला उधार नहीं दे रहा, तो इंडियन बिजनेसमैन तो फंस गया। तो इंडियन बिजनेसमैन ने कही उसके जर्मनी वाले से कि भैया ऐसा कर कि स्कॉटलैंड वाला तो मटेरियल दे नहीं रहा है, तो तू हमें किसी और कंपनी का लेदर बता दे, या लेदर तू हमें खरीद कर दे दे, या फिर हम इंडियन लेदर लगा दें। तो वो कह रहा नहीं साहब, लेदर तो लगेगा स्कॉटलैंड वाला। अब हम दोनों तरफ से फंस गए। तो अब हमने अपनी इस प्रॉब्लम को भारत सरकार से कहा। हम भी तो भारत के बच्चे हैं, भारत सरकार को टैक्स देते हैं, कोई समस्या आएगी बिजनेस करने में, कहाँ जाएंगे? तो भारत सरकार के पास जाएंगे। तो भारत सरकार कहेगी कोई बात नहीं, तुम अगर इनसे सामान खरीदोगे तो कितने दिनों के अंदर पेमेंट कर दोगे? हमने कहा था पेमेंट करने में हमें लगेंगे 90 डेज। तो भारत सरकार कहेगी ठीक है, डन। तो भारत सरकार क्या करेगी, और ये आईसीआईसीआई क्या करेगा कि ये भारत सरकार के बिहाफ पर स्कॉटलैंड के उस बिजनेसमैन को, उस कंपनी को एक लेटर बना के दे देगा कि ये इंडियन पर्सन है, ये इस पे इंडियन आधार कार्ड है, इंडियन बिजनेसमैन है, हमारी गारंटी है, भारत सरकार की गारंटी है, आईसीआईसीआई की गारंटी है कि इस पर्सन को लोन दे दो, और तुम्हारे द्वारा दिया गया लोन भारत सरकार को दिया हुआ लोन माना जाएगा, और इस पैसे को 90 डेज के अंदर ये पर्सन रिफंड करेगा। और अगर 90 वाले डेज के अंदर ये पेमेंट नहीं कर पाया तो तुम्हारा पेमेंट होगा और भारत सरकार तुम्हारा पेमेंट करेगी। तो अब तो स्कॉटलैंड वाला कह रहा है कि 3 करोड़ का क्यों, 300 करोड़ का माल ले जा। नहीं समझ में आई बात? अब उस पक्के में आ गया कि नहीं आ गया वो? तो इसका मतलब आईसीआईसीआई ने हमारी हेल्प करी नहीं करी? तो ये इंटरनेशनल क्रेडिट कंट्रोल है। तो कुल मिला के बिजनेस में फाइनेंस अवेलेबल तो फिर भी हो गया। इस तरीके के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अलग अलग पर्पजेस के लोन देते हैं। इसमें एक एग्रिम बैंक्स भी होते हैं जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लोन देते हैं। तो कुल मिला के इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है जो अलग अलग पर्पस का लोन आपको प्रोवाइड कराएंगे। खादी ग्राम उद्योग के अंदर बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं जो पब्लिक को बोरोड फंड की स्कीम्स अवेलेबल कराती हैं। तो कुल मिला के ये जो स्कीम्स हो गई, ये कैसी स्कीम्स हो गई? इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। तो एक हुआ बोरोड फंड, मतलब डिबेंचर बॉन्ड्स, कॉमर्शियल बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। इसके अलावा और कहां से पैसे आ सकते हैं? तो एक आ सकता है ट्रेड क्रेडिट। अब ये ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? ट्रेड क्रेडिट का मतलब ये होता है कि हमारी दुकान है हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर, एक आगरा में, हमने एक ट्रक भर करके नारियल पानी परचेज किया, कोकोनट परचेज किया कर्नाटक से, एक ट्रक कोकोनट। एक ट्रक कोकोनट की कीमत बन रही है 6 लाख रुपए। हमने नारियल बेचने वाले कर्नाटक वाले से बोला कि भाई अन्ना भाई ऐसी बात है कि हम जो सामान तुमसे परचेज किए हैं इसका पेमेंट तुम्हें करेंगे, और तुमको तुम्हारा पेमेंट 90 डेज के अंदर कर देंगे, या 100 डेज, जो भी टाइम फिक्स हुआ कर देंगे। तो हम तुमसे सामान खरीद रहे हैं, आज उधार में खरीद रहे हैं, और 100 दिनों के बाद हम तुमको तुम्हारा पेमेंट कर देंगे, ये बात पक्की है। तो आप हमको इस कंडीशन के साथ अगर अपना सामान हमें दे दो बेचने के लिए तो ठीक, नहीं तो फिर हम तुमसे बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो अन्ना भाई बोले ठीक है भाई, पक्की बात, तो हमसे तुम सामान हम तुम्हें दे देंगे। तो अन्ना भाई ने 6 लाख रुपए का सामान हमें बेच दिया। वो 6 लाख रुपए के सामान को हमने इंडिया में बेच लिया, आगरा में बेच लिया, और बेचने में हमने 6 लाख का सामान 8 लाख का बेच लिया, 2 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। और हमने जिस दिन ट्रक मंगाया 2 दिन 4 दिन के अंदर बेच बात के पैसे खड़े कर लिए, 8 लाख रुपए। अब अन्ना भाई को पैसे कब देने हैं? 100 दिनों के बाद। तो हमने क्या काम किया कि उस वाले पैसे से हमने एक दूसरा बिजनेस किया, और हमने उससे कपड़े खरीद लिए, और कपड़े खरीद करके उसकी दुकान लगा के वो पैसे बेच दिए, कपड़े बेच दिए, और उसमें से प्रॉफिट और कमा लिया। और उसके बाद जो पैसे हाथ में आ गए उसमें 90 डेज के एग्रीमेंट पर अन्ना भाई को हमने उसके पैसे वहीं के वहीं हमने पेमेंट कर दिए। तो कुल मिलाकर के इस पूरी व्यवस्था से फायदा नुकसान क्या होगा? उस व्यवस्था से फायदा नुकसान ये होगा कि हमारे लोगों में वर्किंग के हमारे कंडीशन में हमारे पास में उस कंडीशन से पैसे हमारे पास आ गए, और वो पैसे हमने हमारे बिजनेस के अंदर यूज कर लिए। इस व्यवस्था का नाम क्या है? ट्रेड
क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट से फायदा नुकसान क्या होगा? बाहर का जो पैसा है वो दूसरे का पैसा यूज कहां पर हो रहा है? हमारे बिजनेस में। सोर्स ऑफ फाइनेंस बन गया कि नहीं बन गया? कैसे? दूसरे का पैसा हम हमारे बिजनेस में यूज कर रहे हैं। भाई पहले तो वो कर्नाटक वाले ने हमें ट्रक बेच दिया, 6 लाख का माल 8 लाख का बेच लिया, 2 लाख का तो प्रॉफिट हमने वहीं के वहीं कमा लिया। और फिर हमने और क्या किया कि वो 8 लाख रुपए भी वापस नहीं करे और 100 डेज की गारंटी के आधार पर हमने वो पैसे जो थे उस पर्सन को अभी रोक के रखे और उस पैसे को दूसरे काम में लगा दिया और दूसरे काम में से प्रॉफिट कमा करके और फिर पहले वाले पर्सन को पैसे वापस किए। तो सेकंड राउंड जो बिजनेस की बेनिफिट किसका पैसा लगा हुआ है? दूसरे वाले का। बिजनेस पैसा यूज कहां पर हो रहा है? हमारे काम में। इस व्यवस्था का नाम ट्रेड क्रेडिट। तो एक हुआ डिबेंचर, कमर्शियल बैंक, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, ट्रेड क्रेडिट। दो सोर्स इसमें और आते हैं और एक आता है इसके अंदर में पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब होता है कि पब्लिक मेंबर हमारे बिजनेस के अंदर आकर के अपने अपने पैसे डिपॉजिट कर जाते हैं और जो भी पैसा पब्लिक डिपॉजिट करती है उस पर टाइम अकॉर्डिंग टू हम उसको इंटरेस्ट का पेमेंट ऑफर कर देते हैं, तो वो पेमेंट उसमें इंटरेस्ट का वहां पे जाके चला जाता है। दैट इज कॉल्ड पब्लिक डिपॉजिट। मार्केट के दूसरे मेंबर अपने आप से अपने पैसे हमें दे करके गए हैं और उस पैसे पर इंटरेस्ट पेमेंट के एग्रीमेंट के साथ पैसे आ जाएंगे। लास्ट इसके अंदर आता है आईसीडी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। आईसीडी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। अब ये क्या होता है? एक बिजनेस हाउस दूसरे बिजनेस हाउस से कह देता है कि तुम्हारा फिलहाल बिजनेस नहीं चल रहा और हमारा बिजनेस का सीजन है तो अपने पैसे हमें दे दो। एक एग्जाम्पल के तौर पर एक कोई कंपनी है वो बनाती है शरबत और शरबत बनाने की कंपनी का नाम है रूह अफ़ज़ा। एग्जाम्पल, तो एक कंपनी रूह अफ़ज़ा कंपनी है, शरबत बनाती है, तो इनकी दुकान चलती है गर्मियों में। इनकी दुकान चलती है गर्मियों में, समर सीजन में इनकी दुकान खूब चलती है, लेकिन विंटर में शरबत कोई नहीं पूछ रहा, तो वहां पर इनकी दुकान पे काम हल्का हो जाता है। एक और कोई कंपनी है, इनका नाम है वर्धमान निटिंग यार्न। ये बनाते हैं ब्लैंकेट, ये बनाते हैं स्वेटर, ये बनाते हैं वुल यानी ऊन। तो इनकी दुकान चलती है जाड़ों में, तो जब इनकी दुकान चलती है तो इनकी नहीं चलती है, इनकी चलती है तो इनकी नहीं चलती है। तो इन दोनों ने आपस में टाई अप किया हुआ है। गर्मियों के मौसम में पैसों की जरूरत इनको पड़ती है, वर्धमान निटिंग यार्न की दुकान खाली पड़ी रहती है, कोई नहीं आता स्वेटर खरीदने के लिए गर्मियों में, तो ये अपने पैसे इनको ट्रांसफर कर देते हैं एज पर एग्रीमेंट। लेकिन जब समर सीजन आता है तो उस समय पर इनको पैसे जरूरत पड़ी, इन्होंने यूज कर लिया, और जब विंटर सीजन आता है तो ये बिजनेस में फाइनेंशियल हेल्प इनको कर देते हैं। हालांकि ऐसा करना कोई कंपलसरी लीगल एग्रीमेंट नहीं है, फिर भी एक दूसरे की बिजनेस प्रैक्टिस में इस तरह की हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है। तो कुल मिलाकर सारे के सारे सोर्स में पैसा बोरोड हो जाता है और बिजनेस में फाइनेंशियल हेल्प सपोर्ट मिल जाती है। Thanks students for watching this video. Please subscribe the channel and please share this video to the continuously other ones so that all other members may also be benefited. Thanks for watching this video.